तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको बहुत अजीबोगरीब कहानी सुनाएंगे और ये कहानी आई है असम से। मेरे एक आर्मी में कर्नल वहाँ पे पोस्टेड हैं, जो दोस्त हैं, हमारी चैनल देखते हैं। मैं कभी मिला नहीं उनको, लेकिन तकरीबन 1.5-2 साल से वो मेरे टच में हैं। एक बार छुट्टियों में असम से चंडीगढ़ आए भी थे, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। मैं 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर गया था। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा वहाँ से भेजा। जब मैंने स्टडी किया तो पिछले कई सालों में बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर प्रोग्राम बनाए हुए हैं, तमिल लैंग्वेज में, कन्नड़ा में, केरला में, हिंदी में, पंजाबी में, बहुत सारी लैंग्वेजेस में। लेकिन वो कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि मेरा ये मन किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। शायद फिर भी आप में से बहुत सारे लोगों ने वो कहानी ना सुनी हो। कहानी है ही ऐसी। आप सबको मालूम है कि एक जज का काम होता है, कोर्ट के जज का, वो भले लोअर कोर्ट का हो, सेशन कोर्ट का हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कानून के मुताबिक फैसला देना और दोषियों को सज़ा देनी। कितनी सज़ा देनी ये उनके क्राइम के ऊपर मुनहसर करता है और उसका फैसला ये जज साहबान किया करते हैं। और उनकी जजमेंट पे जब फाइनल जजमेंट आ जाती है तो कोई किंतु परंतु नहीं होता। अपील दर अपील होती है, लेकिन अच्छी जजमेंट जो हैं वो आखिर तक स्टैंड करती है। ऐसे ही एक जज थे जिनकी पोस्टिंग असम के अलग-अलग शहरों में, बड़े शहरों में होती होती एक छोटे से शहर जिसको दुबड़ी कहते हैं, वहाँ पे हो जाती। अब अपने पूरे उस जजशिप में जितने साल वो जज रहे, उन्होंने 4 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई थी जब वो सेशन जज थे, डिस्ट्रिक्ट जज थे। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। उसी जज साहबान को जो दूसरों को फांसी की सज़ा सुनाते थे, एक दिन उनको खुद फांसी की सज़ा सुनाई गई, जो सुप्रीम कोर्ट तक और भारत के राष्ट्रपति तक बरकरार रखी गई और आखिर उनको फांसी दे दी गई। शायद ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक जज को फांसी दी गई। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। क्राइम सिर्फ रिपोर्टिंग करना नहीं होता, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लेसन होता है। क्राइम के ज़रिए लोगों को आगाह करना कि वो क्राइम ना करें। मेरा मकसद अक्सर यही रहता। क्राइम कभी पे नहीं करता, आखिर आपको करना पड़ता है, कीमत आपको चुकानी पड़ती है। हाँ, ये जज साहब की बात करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, वो नाम लेने से कहानी कहीं ना कहीं रुक जाती है। मतलब ये है कि एक जज ने ऐसा क्या कर दिया कि उसको फांसी की सज़ा देनी पड़ी। कहानी तो ये है। अब बताते हैं पूरा किस्सा। ये जज साहबान, इनकी एक पत्नी थी, एक बड़ी बेटी जो दूसरी 2 छोटी बेटियों से थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी। वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके एक अच्छी नौकरी के तलाश में थी और 2 छोटी बहनें, जहाँ इनकी पोस्टिंग थी असम में, डिब्रू से, वहाँ से डुबरी से, वहाँ से काफ़ी दूर असम की राजधानी गुवाहाटी में पड़ती थी। अब क्योंकि जजेस का जो काम होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, कभी एक ज़िले में कभी दूसरे ज़िले में बदलियाँ होती रहती हैं, तो बच्चों को अक्सर ये लोग अच्छी इंस्टीट्यूशन में, हॉस्टल में डाल देते हैं, वहाँ पढ़ते रहते हैं। पढ़ाई में कल जगन नहीं पड़ता। तो हुआ कुछ ऐसे कि सारी उम्र, रिटायरमेंट के तकरीबन 1 साल पहले तक, ये जज साहब का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा। किसी किस्म की कोई एलिगेशन नहीं,
कोई इनके दामन पे दाग नहीं। लोग रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे और उनका अच्छा खासा नाम था, परिवार अच्छा था और उनकी शादी भी बहुत अच्छे घर में हुई थी। उनकी पत्नी का एक भाई बाद में जाके असम का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी बना, उसका रोल भी आएगा इस कहानी में। तो हुआ कुछ ऐसे कि जब बाहर से बदली करवा के जज साहबा की पोस्टिंग दुबड़ी में हो जाती तो वहाँ पर इनको सरकारी बंगला मिलता है, बहुत बड़ा बंगला जिसमें काफ़ी पेड़ लगे होते हैं, पुराने ज़माने के बंगले बने हुए बड़े बड़े, और बाकी अफसरों को भी इसी किस्म के बड़े बड़े घर मिलते हैं। और नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर पे आज भी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं या डीसी होते हैं या जजेस होते हैं, उनको बड़े बड़े घर मिलते हैं। इनके अलहदा अलहदा कॉलोनीज बनी होती हैं, गेटेड कम्युनिटी होती है, सिक्योरिटी है, नौकर चाकर सब सरकारी होता है। और इनके आवास जो होता है वो इनके दफ्तर के काफ़ी करीब भी होता है ताकि आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। सरकारी गाड़ी, सरकारी ड्राइवर, सरकारी अर्दली, सरकारी नौकर, सरकारी चाकर सब मिलते हैं। तो इस जज साहब को भी वहाँ पे कुछ छोटे से शहर में इनको एक आलीशान बंगला मिल जाता और वहाँ पे ये जज साहब और इनकी पत्नी और बड़ी बेटी साथ में रहते हैं। छोटी दो बेटियाँ असम की राजधानी गुवाहाटी में पढ़ाई करने चली जाती है, वहाँ रहती। हुआ कुछ ऐसे जब ये उस घर में जाते, ये 78-79 की बात है कुछ, और जज साहब की रिटायरमेंट में कुछ महीने बाकी थे। वहाँ पे जाके वो अचानक एक दिन अपने नौकर को नौकर जो घर में 3-4 होते हैं, माली वाली कोक अर्दली खान साहब माछब, उनको कहते हैं कि इसमें पेड़ बहुत ज़्यादा है, इनमें से कुछ पेड़ काटने पड़ेंगे ताकि थोड़ी सी जगह खाली हो और मैं उस जगह पे कुछ और नए फूल बूटे लगाऊंगा ताकि थोड़ा रौनक इस आंगन में आ जाए। पेड़ तो पेड़ हैं, उनमें कोई फूल नहीं लगते बल्कि पत्ते गिरते हैं तो गंदगी पड़ती है। तो उन्होंने मालियों ने भी सोचा अब जज साहब का हुक्म है, रोके तो कौन रोके। उन्होंने एक पेड़ जो था वो जड़ से उखड़वा दिया। अब पेड़ पुराना था, बड़ा था, जड़ें बड़ी थी, बहुत बड़ा सा एक खड्डा वहाँ पे बन गया। कोई बात नहीं, जब वो पेड़ निकाल के दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया, काट के करके वो खड्डे को वो नौकर चाकर भरने लगे तो जज साहब ने कहा नहीं, इनको खाली रहने दो, मैं कुछ और नई किस्म के एक्सोटिक प्लांट्स लाऊंगा, इनको अच्छे फूल लगें, कुछ अच्छा फल लगे, वो लगाने के बाद इनको भर देंगे, भी रोको थोड़े दिन। नौकरों ने कहा ठीक है, किसी को कोई शक नहीं हुआ, कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जज साहब का रेपुटेशन ही इतना था। थोड़े दिन बीतने के बाद उनके घर की जो किचन बाथरूम वगैरह जो पीछे बैक साइड में था बगले के, वहाँ भी एक बड़ा पेड़ था पुराने ज़माने का। तो एक दिन कहते हैं अपने नौकरों को कि जिस तरह वो आगे वाले आंगन से पेड़ निकाला था उसी तरह इस पेड़ को भी निकाल दो। नौकरों ने निकाल दिया। अब तक उनको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई थी कि पेड़ को कैसे पहले ऊपर से काट काट के छोटा करना है, हल्का करके उसको निकालना है, फिर बड़ा खड्डा खोद के उसकी जड़ें निकाल देनी है। तो एक किस्म की प्रोसेस चलती रही कई दिन, आखिर में वो पेड़ भी निकाल के फेंक दिया गया। एक और बड़ा गड्ढा वहाँ पे बच गया, उसको भी भरने से जज साहब ने रोक दिया कि ये मैं इनमें भी फल पौधे कुछ लगाऊंगा अच्छे, ताकि मेरे जाने के बाद जो नए लोग इस बंगले में रहने आए वो जब यहाँ के फूल और फ्रूट खाएंगे, फल खाएंगे तो मुझे याद करेंगे। तो नौकर चाकरों को भी अच्छा लगा, उन्होंने वो पेड़ भी निकाल दिया और खड्डा जो था बिना भरे छोड़ दिया। अब इतने बड़े घर में नौकर चाकर हैं, जज साहब है, उनकी पत्नी है, बड़ी बेटी है, वो काट दिया। अचानक एक दिन
नौकर चाकर सुबह उठते हैं, देखते हैं कि एक खड्डा जो है वो भरा हुआ है, जो आगे वाला खड्डा था आंगन फ्रंट में। तो बड़े हैरान हुए कि कल शाम को रात तक जब हम सोने गए थे ये खड्डा ऐसे ही था, लेकिन अब भरा हुआ है। तो अब जाट साहब को पूछे कौन, एक उनका रेपुटेशन ऐसा, और कोई शक की तो कोई बात सोच ही नहीं सकता था। लेकिन एक माली ने न किसी ने हिम्मत करके पूछा कि जाट साहब ये खड्डा साहब ये कैसे भर गया। कहते हैं कि और नौकरों ने ये भी महसूस किया कि सुबह से मेम साहब और बड़ी बेटी नज़र नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा शक हुआ। तो जाट साहब ने कहा कि कल रात को लेट नाथ का हमारे कुछ रिश्तेदारों का बाहर से फ़ोन आ गया था और मेरी पत्नी और बेटी को वहाँ जाना पड़ा, उनके किसी रिश्तेदार का फ़ोन था। तो मैं रात को अपनी गाड़ी में जाके उनको छोड़ आया था, और जब वापस आया तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, अकेलापन महसूस हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी वर्जिश हो जाएगी, एक्सरसाइज हो जाएगी, तो ये खड्डा भर देता हूँ। तो उसके बाद मुझे नींद आ गई, सुबह सुबह मैं सो गया। आज के बाद थोड़ा लोगों को कुछ थोड़ा अंदेशा तो हुआ कि कोई गड़बड़ लगती है। अगर रात को गाड़ी बंगले से निकलती है, हम भी इसी बंगले के एक साइड में जो सर्वेंट क्वार्टर्स है वहाँ पे रहते हैं, आवाज़ तो आती गाड़ी की, जाते हुए गेट खुलने की, बंद होने की, बत्तियाँ जगने की, कुछ हरकत नहीं हुई पूरी रात। इतनी गहरी नींद तो हम सोते नहीं हैं कि पता नहीं चले कि रात को हुआ क्या है। खैर कुछ बात नहीं। दूसरे दिन वो जो पीछे बाथरूम था जिसके साथ दूसरी तरफ किचन थी, वहाँ से एक जो पाइप नीचे से निकल के बाहर जाता था। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम नहीं होता था, पानी की जो नाली होती थी वो बाहर निकल के ग्राउंड पास करके दूसरी तरफ निकल जाती थी। तो उन्होंने देखा कि जो पानी बाथरूम से बाहर निकल रहा है, वो एक सर्वर ने देखा उसमें कुछ लाल रंग उसको नज़र आया। तो उसको और शक हो गया। तो उसने डरते डरते अंदर जाके खान साहब मेरे को बोला, दूसरे नौकर को बोला। तो जाट साहब को ढूंढने गए तो जाट साहब अपने बाथरूम में कपड़े धो रहे थे। तो उन्होंने पहली बार देखा कि जाट साहब अपने कपड़े खुद धो रहे। उन्होंने कहा कि साहब आप रुकिए, हम धो देते हैं, आप क्यों कपड़े धो रहे हो, आगे तो हम धोते हैं। तो जाट साहब बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अभी मेरे चंद दिन बचे हैं रिटायरमेंट के, अब तक सर्विस में हूँ, आप लोग को नौकर चाकर हैं, रिटायरमेंट के बाद मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, ये फैसिलिटी मेरे पास होगी नहीं, तो मुझे अपने कपड़े धोने पड़ेंगे, इसलिए मैं खुद अभी से अपने आप को आदर डाल रहा हूँ कि अपने कपड़े खुद धो लूँ। तो नौकरों को बड़ा अजीब लगा, अच्छा भी लगा कि जाट साहब इतनी दूर की बात सोच रहे हैं। रही उस पानी में लाल रंग की बात, तो उन्होंने सोचा कि पहली बार कपड़े धो रहे हैं तो वो लाल रंग का कपड़ा भी बीच में डाल दिया होगा जिसका रंग उतर रहा होगा। तो उनको शायद जाट साहब को पता नहीं है कि कपड़ों के रंग भी उतर जाते हैं धोने में, साबुन मलने में, ऐसा करने में। तो खैर बात आई गई हो जाती है, सब ठीक ठाक चलता रहता है। अब थोड़े दिन निकल जाते हैं, ज़्यादा लंबा समय नहीं निकलता। अचानक जाट साहब, लेकिन नौकर चाकर अंदर खाते कुछ बातचीत करते रहते थे कि मेम साहब और बड़ी बेटी गई तो कहाँ गई, अभी तक वापस नहीं आई, इतने दिन तो कहीं बाहर नहीं रहते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी दोनों छोटी बेटियां भी आ जाती हैं गुवाहाटी से। पता चला कि जाट साहब ने उनको बुला लिया कि आप आ जाओ, हम घूमने घामने कहीं जाएंगे, शहर के बाहर कहीं। तो लड़कियों ने कहा भी कि हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, अभी ना ही जाएं तो अच्छा है। उन्होंने कहा नहीं बेटा, अब तो प्रोग्राम बन गया है, मैंने वहाँ पे सब रहने के बंदोबस्त कर लिए हैं, आ जाओ घूम के आते हैं, जल्दी वापस चले जाना। अब बाप का हुक्म है, जज भी है और
किसी के दिलो दिमाग में कोई शक नहीं, कुछ नहीं, तो बेटियां गुवाहाटी से बस पकड़ के आ जाती और जो जज साहब खुद अपनी गाड़ी ले जा के उनको बस स्टैंड से रिसीव करते हैं और अपने बंगले पे ले आते हैं और रात को सब नौकर चाकर खाना वाना खिला के सो जाते हैं और सुबह जब उठते हैं फिर पहली किस्म का नज़ारा नज़र आता है। जो पीछे वाला खड्डा था जहाँ से पेड़ निकाला गया वो भी भरा हुआ और दोनों बेटियाँ कहीं बंगले में नज़र नहीं आ रही। तो फिर डरते डरते किसी दोपहर के बाद जज साहब को पूछ लिया कि जज साहब ये खड्डा कैसे भर दिया और बेटियां नज़र नहीं आ रही, क्या बात है, कहाँ चली गई सुबह सुबह। जज साहब बोले कि उनका मैंने तो बाहर जाना था घूमने, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका एग्ज़ाम सर पे है, समय कम है, पढ़ाई की ज़रूरत है, तो मैं उनको सुबह सुबह जाके उनको असम गुवाहाटी की बस में बैठा के आ गया। वो वापस चली गई पढ़ने। लेकिन नौकरों को अब शक हुआ कि मेड साहब गई 10, 12, 15 दिन हो गए हैं, बड़ी बेटी अभी तक वापस नहीं आई, छोटी बेटियां आई, सिर्फ एक रात रही और सुबह गुल और खड्डा भी भर दिया गया। पहले वो 2 जन गुम होते हैं तो खड्डा भर दिया जाता है, दूसरी बार 2 आदमी 2 जी गुल होते हैं तो फिर खड्डा भरा हुआ। अब नौकर हैं, जज को बोले तो क्या बोले, एक उनका दबदबा, एक उनका ओहदा, एक उनका करैक्टर इस किस्म का कि कोई शक कर ही नहीं सकता कि ये आदमी कोई गलत काम कर भी सकता है। तो वही बहाना फिर लगाया कि मैं अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह पहली बस उनको पकड़वानी थी, वापस आया, बेटियों के जाने की याद आ रही थी, तो मैं उदास था, नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने ये खड्डा भर दिया और फिर मुझे नींद आ गई। खैर थोड़े दिन और बीते, अचानक इनका वो जो बहनोई था, जो इनका साला था, जो पत्नी का भाई, जो डीजीपी पुलिस था असम का, गुवाहाटी बैठता था, वो कभी कभार हफ्ते 10 दिन में फ़ोन किया करता था अपनी बहन से बात करने के लिए। तब ये मोबाइल फ़ोन का ज़माना तो था नहीं, लैंडलाइन हुआ करती थी, फ़ोन बुक करके एक्सचेंज के थ्रू बुलाना पड़ता था और बात करनी पड़ती थी। तो उसने पूछा कि बहुत दिन हो गए बहन जी का फ़ोन नहीं आया, कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि वो कहीं गई हैं, घूमने फिरने आ जाएंगी, मैं बात करवा दूंगा। उन्होंने कहा बेटियों से बात नहीं हो रही, वो गुवाहाटी में भी नहीं है, उनके जो हॉस्टल वाले हैं वो पूछ रहे थे, मैं उनका यहाँ पे गार्जियन हूँ, वो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं आपकी बच्चियाँ गैर हाजिर हैं, पढ़ने नहीं आ रही हैं, क्या बात है। तो वो भी बहाना लगा दिया जज साहब ने कुछ। अब पुलिस का डीजीपी है, पुलिस ऑफिसर है, शक करना तो उनके डीएनए में हो जाता है, इतने साल काम करके। उसको शक हुआ तो वो अपने तरीके से तहकीकात करनी शुरू करता है। उसके जो पुलिस ऑफिसर इस छोटे शहर में तैनात थे, उनकी ड्यूटी लगाता है कि जरा बड़े तरीके से पता कीजिए कि मेरी बहन और मेरी भांजियाँ कहाँ हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होती। जज साहब रिटायर भी हो गए होते हैं, लेकिन 6 महीने तक क्योंकि एक रिटायर्ड आदमी अपनी पुरानी एकोमोडेशन गाड़ी नौकर चाकर रख सकता है, तो वो चक्कर में जज साहब वहाँ रहते रहे। अचानक वहाँ से गायब हो जाते। 3-4 महीने गुजर जाते हैं, जज साहब को कोई पता नहीं कहाँ गए। नौकर चाकर वापस अपने अपने कामों पे, और वो बंगला किसी और को अलॉट हो जाता है। नया जज वहाँ पे रहने आ जाता है। जज साहब अपना सामान जो कीमती था वो लेके चले जाते हैं, बाकी सामान तो सब सरकारी होता है। अब इनका वो साला, इनकी पत्नी का भाई डीजीपी पुलिस असम, वो आदमी और ढूंढने लगता है कि ये आदमी गया तो कहाँ गया। पहले
हमारा परिवार गुल हो जाता है, अब आदमी खुद गुम हो जाता है। तो अचानक एक दिन इनका जो ऑफिस में एक असिस्टेंट था, कोर्ट क्लार्क था, जो पहले वाले इनके सामने लेके आया करता था, वो आदमी किसी काम से सिलीगुड़ी घूमने जाता। सिलीगुड़ी बहुत बड़ा टाउन है, उसके साथ एयरफोर्स का बागडोगरा स्टेशन है, बहुत बड़ा एयरफोर्स स्टेशन। अब तो सिविलियन फ्लाइट भी वहाँ पे जाने लग गई हैं। तो वो सिटी जो है मेन बागडोगरा को पड़ता है, वो सिलीगुड़ी पड़ता है। उसके नज़दीक ही चंद मील पे नक्सलबाड़ी गांव है, जहाँ से नक्सलबाड़ी मूवमेंट शुरू हुई थी। खैर, वो कोर्ट क्लार्क जो था वो सिलीगुड़ी अपने किसी रिश्तेदार को मिलने गया, तो उसको एक बाज़ार में जज साहब नज़र आ गए। उसने जाके नमस्कार किया, पाँव हाथ लगाए कि जज साहब आप बिना बताए, बिना फेयरवेल पार्टी दिए आप बगला खाली करके यहाँ आ गए, क्या बात है, आप ऐसा क्यों हुआ? तो बोले नहीं बस साहब, मैं एकांत चाहता हूँ, पीस चाहता हूँ, रिटायर्ड हो गया, नौकरी मैं क्यों और कर नहीं सकता, हमारे सर्विस रूल ऐसे होते हैं। तो मैं यहाँ पे रहता हूँ, एक होटल में कमरा लिया हुआ मैंने, होटल का नाम भी जज साहब ने बता दिया, लेकिन अपने असिस्टेंट को बोले कि ये किसी को बताना नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी में कोई दखल दे। सो दोस्तों, ये 4-5 महीने इसी चक्कर में निकल जाते हैं। अब डीजीपी पुलिस परेशान है, उसकी बहन और उसकी भांजियाँ कहाँ गई और उसका बहनोई कहाँ गया। अब जब पूरे तरीके शांतमय तरीके से काम करने का मौका निकल गया, समय चला गया, तो फिर वो पुलिस अपने तरीके पे आ गई, जो असली तरीका पुलिस का होता है। उन्होंने सब जो नौकर चाकर थे जज के पुराने, वो माली, वो खानसामा, वो ड्राइवर, सब उठा लिए, और उनमें ये कोर्ट क्लार्क जो उनका खास था उसको भी उठा लिया। और उनको जब अपने तरीके से पुलिस ने पूछताछ की, बाकी लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था, वो बेचारे मार खाते तो बताते भी क्या, कुछ नहीं पता था। लेकिन इस आदमी ने 2-4 थप्पड़ खाने के बाद बता दिया कि सर मुझे पता तो कुछ नहीं, लेकिन जज साहब को मैंने सिलीगुड़ी में देखा था और इस नाम के होटल में उन्होंने कहा था कि वो रहते हैं, लेकिन मैं वो होटल देखा नहीं, मुझे तो बाज़ार में मिले थे। अब ये बहुत बड़ा क्लू था पुलिस के लिए। इमीडिएटली एक पुलिस पार्टी सिलीगुड़ी भेजी जाती, उस होटल को पहचाना जाता है, बड़े तरीके से उसके मैनेजर से पूछा जाता है कि इस नाम का आदमी को आपके पास रहता है? बोलता हाँ जी, हमारे 3 महीने से हमारे पास रह रहे हैं, 3 नंबर कमरे में ठहरे हुए हैं, अभी कमरे में ही हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो ये डीजी साहब खुद जब कंफर्म हो जाता है, उनके जुड़े उनको बताते हैं कि हमने होटल पे निगाह रखी हुई है, जब सब यहीं पे हैं, आप आ जाइए। तो ये दूसरे दिन डीजी साहब खुद वहाँ पहुँच जाते हैं सिलीगुड़ी, अपने बहनोई को मिलने के लिए। अब जब दरवाज़ा खटखटाया जाता है होटल का 3 नंबर कमरे का, तो जब सब दरवाज़ा खोल, सामने डीजीपी पुलिस खड़े हैं, उनकी पत्नी के भाई। अंदर बुलाया जाता है, साथ में 2-3 और पुलिस वाले थे, वो भी रूम में जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो वहाँ पे पहली बार इनका साला इनसे सख्ती से बात करता है कि जज साहब ये बताइए हकीकत क्या है, ये पूरा माजरा क्या है, मेरी बहन और मेरी भांजियाँ कहाँ हैं, आप इस तरह अचानक अपना सब को छोड़ छाड़ के यहाँ पे होटल में क्यों कह रहे हैं? तो जज साहब तो जज थे, कानून पता था हमको, वो समझ गए कि अब खेल ख़त्म, बताना तो पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको बयान आपने क्या लेना है मेरा, मुझे कागज़ पेन दो, मैं खुद ही लिख देता हूँ मुझे जो कहना। और डीजीपी साहब खुद के इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आदमी खुद अपनी कहानी पूरी लिख के बता रहा है। उन्होंने कागज़ पेन दे दिया और जज साहब ने लिखना शुरू किया। कई घंटे लग गए लिखने,
और जो बयान उन्होंने लिख के दिया वो पढ़ने के बाद डीजीपी के होश उड़ गए। आपको भी हैरानी होगी। जज साहब ने कहा कि बात ऐसे हुई कि उस रात को, जिस रात मेरी पत्नी और मेरी बड़ी बेटी की मौत होती है, वो मैंने नहीं की। मेरी पत्नी गर्मी के दिन से पता नहीं क्या था, नहाने के लिए कुछ बाथरूम जाती है, स्लिप करती है, गिर जाती है, उसका सर नल में लगता है, गिर जाती है, खून निकलता, बेहोश हो जाती है। मुझे नहीं पता, मैं अपने कमरे में था, मेरी बेटी और पत्नी दूसरे कमरे में थी। उस बाथरूम में यह हादसा हुआ। और वो जब बेटी थोड़ी देर के बाद देखती है कि माँ बाहर नहीं आई वॉशरूम से, वो जाती है तो अपनी माँ को इस तरह मरी पड़ी देख के खून में लथपथ वो घबरा जाती। और बाहर आके वो नींद की गोलियाँ, उसको पहले भी नींद की समस्या थी, वो गोली खा लेती थी कभी कभी सोने के लिए। मेरी डॉक्टर बोले कि मेरी पत्नी को भी नींद की गोली खाने की आदत, वो जो डब्बी थी गोलियों की वो बेटी खा गई और वो बेहोश हो जाती। और बेहोशी की हालत में मुझे जब देखा कि कोई आवाज़ को हरकत नहीं आ रही, तो मैं उनके कमरे में जाता हूँ तो देखा कि बेटी जो है वो बेहोश पड़ी है बेड पे और पत्नी वॉशरूम में मरी पड़ी है। तो मैं घबरा गया कि मैं इस इलाके का जज, अगर ये केस बाहर पब्लिक में जाएगा तो बहुत पता नहीं लोग क्या क्या सोचेंगे। मेरी छोटी बेटियों का क्या होगा जिनको पता भी नहीं कि यहाँ क्या हुआ। तो मैंने, जो मुझे उस समय सही लगा, तो मुझे ध्यान में आया कि खड्डा है खाली, उसमें मैंने दोनों लाशों को डाल दिया और उसमें मिट्टी भर दी। और आगे जाके जज साहब लिखते हैं कि उसके बाद में मैं अकेलापन महसूस कर रहा था, मुझे नींद नहीं आती थी, पत्नी चली गई, बेटी चली गई। तो मैंने अपनी छोटी बेटियों को बुलाया कि मेरा थोड़ा मन उदास है, वो लगेगा, लेकिन मैं उनको बताना भी चाहता था, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हुई। तो जब बेटियां आती हैं मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे पास वो शब्द नहीं होते, मैं उनको कुछ बता नहीं सकता। तो नहीं, पहले इन्होंने, जज साहब ने, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी और बड़ी बेटी और पत्नी किसी को मिलने जाना चाहती थी, तो मैंने उसको मना किया था, कुछ बातचीत हुई, लेकिन मैंने ये सब जो हो गया हादसा, तो मैंने उनकी लाशों को अपनी गाड़ी में रखा और वहाँ से दूर एक रिवर है, ब्रह्मपुत्रा, बड़ी नदी है, या उसकी कोई ट्रिब्यूटरी है। झूठ बोलना था आदमी को, कुछ भी बोल दिया। तो मैं उस नदी में दोनों लाशों को फेंक आया था। और जब दूसरी बेटियां आई तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हम वहाँ गए थे, तुम्हारी माँ और बेटी उस नदी में डूब गई थी, बहन तुम्हारी। तो बेटियों ने कहा कि हमें वो जगह दिखाओ, हम देखना चाहते हैं जहाँ हमारी माँ के साथ और बहन के साथ हादसा हुआ। मैं उनको लेके गया तो वो दोनों ने गम में आके या किसी हताश होकर दोनों ने नदी में छलांग लगा दी और दोनों बेटियाँ डूब के मर गई। अब देखिए, पुलिस के लिए दिक्कत खड़ी हो गई। ये लिख के दे दिया जज साहब ने अपने साले, साथ में और ऑफिसर भी थे। लेकिन जब ये लिख के दिया, उसके बाद जब उनको कहा कि आप चलिए हमारे साथ और ये बयान आपको जो नए जो मजिस्ट्रेट आए हैं उनके सामने देना पड़ेगा। आप राइट स्टेटमेंट बिफोर अ मजिस्ट्रेट, हल्फिया बयान आपका। तो बोले ठीक है, मुझे थोड़ा कपड़े चेंज कर लेने दो, फ्रेश हो जाने दो। तो वो होटल के कमरे के बाथरूम में चले जाते। थोड़ी देर के बाद अंदर से बड़ी अजीब किस्म की चीख निकलती है, आवाज़ आती। तो डीजी साहब और उनके साथी उस बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर देखते हैं तो जज साहब ने
बड़ा चाकू अपने पेट में मार लिया होता है और गिरे पड़े होते हैं, बेतहाशा खून निकल रहा, खुदकशी करने की कोशिश की। खैर उनको उठाया जाता है, पुलिस की गाड़ियाँ थी, बंदोबस्त था, सिलीगुड़ी के बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है जहाँ जाता है, जहाँ तो 1.5 महीने के इलाज के बाद वो ठीक होते। इतना समय पुलिस उस नदी के जितने पहाड़ थे, जहाँ जहाँ खोजा जा सकता था, गोताखोर बुलाए गए, जंगले लगाए गए, जाल फेंका गया, सब किया गया। अब कोई लाश वहाँ हो तो मिले। अब जब सब ठीक हो जाते हैं तो उनको फिर इंटरोगेशन के लिए लाया जाता कि आप देखिए अब तो कुछ बता दीजिए। फिर वो जज सब कहते नहीं, मैंने जो आपको बताया बात वही सही है। उसके बाद फिर पुलिस थोड़ी सी सख्ती करती। सख्ती के बाद जज साहब फिर हकीकत बताते हैं कि मैंने अपनी पत्नी और बड़ी बेटी को एक खड्डे में डाल के मिट्टी डाल दिया, 2 बेटियों को दूसरे खड्डे में डाल दिया, वहाँ पे आप उनको ढूंढ सकते। और जब पुलिस ऐसे जाके, अब दूसरा जज वहाँ पे रहने आ गया था जो नया आया था, तो परमिशन लेनी पड़ी जुडिशरी की खड्डा खोद के लाशें ढूंढने की। और जब खड्डा खोदा गया तो वाकई वहाँ से 4 लाशें निकल आई। सब लोग हैरान परेशान। फिर उन नौकरों को पूछा गया कि आपने बताया क्यों नहीं कि ऐसा हुआ। बोलते हैं हमें शक ही नहीं था, हम सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता, हम कैसे बताते आपको। और जज साहब थे वो तो बड़े अच्छे आदमी थे, कभी इसके सब का हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो करेंगे, जो कर दिया। खैर कोर्ट में केस चलता और जज साहब को सेशन कोर्ट से उसी जज ने जो उनकी जगह उनके बंगले में रहने आया था, उसी ने उस जज साहब को फांसी की सजा सुनाई। 4 कत्ल, 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कत्ल। और इस तरह से पूरी एविडेंस डिस्ट्रॉय करना, छिपाना, सब किस्म के गुनाह लगे। उसके बाद जज साहब अपील करते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी हार जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी की सज़ा बरकरार रखी जाती है। फिर आखिरी जो अपील होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, वो की जाती और वहाँ से अपील खारिज हो जाती। अब जज साहब को फांसी लगाने का समय आता है तो छोटे से शहर की छोटी जेल में वो फांसी की फैसिलिटी नहीं थी, तो उनको नज़दीक में जो बड़ी जेल थी जौहर, वहाँ भेजा जाता फांसी के लिए। तो अगर एक दिन वो फांसी की तारीख में मुकर्रर हो जाती, फांसी लगने के एक दिन पहले सुबह 5-6 बजे फांसी लगनी थी, एक दिन पहले वही डीजीपी साहब फिर जाते हैं जेल में मुलाकात करने कि जज साहब अब तो बता दीजिए कि हकीकत क्या है, आपने मेरी बहन मेरी भांजियों को क्यों मारा, कारण क्या है, मोटिव क्या था आपका ये काम करने का। जज साहब बोले वो मैं नहीं बता सकता। खैर जो जेलर था वहाँ का, उसको डीजीपी साहब मिलते हैं कि सुबह फांसी देने के पहले ज़रा एक बार तरीके से इनको फिर पूछना कि जज साहब अपने अपने परिवार को मारा तो क्यों मारा। तो सुबह जब उनको फांसी दी गई, उसके पहले जेलर ने और डॉक्टर जो एक मजिस्ट्रेट होता उनके सामने फिर हाथ जोड़ के पूछा कि जज साहब हमें तो बता दीजिए कि आपने ये क्राइम किया तो क्यों किया। जज साहब बोले वो पूछने का तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है फांसी देना, अपना काम करो। और दोस्तों जज साहब को फांसी दे दी गई। लेकिन आज तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका कि इतने बढ़िया अच्छे जज ने इतना घिनौना क्राइम क्यों किया, कारण क्या था, मोटिव क्या था। वो राज आज भी राज, और वो जज साहब फांसी पे लटकते समय वो राज अपने साथ ही ले गए।
किसी को पता नहीं चला कि ये 4 कत्ल 4 खून क्यों किए गए। तो दोस्तों ये कहानी थी आप सबसे। आने वाले दिनों में इसी किस्म के कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।